वही विश्वकर्मा जो कि सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, शिल्पाधिपति माने जाते हैं, शिल्प कलाधिपति माने जाते हैं, तकनीक और वास्तु कला के जनक माने जाते हैं, ऐसे भगवान जो इस वक्त हम देखें तो जो अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें नई दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं, यशोभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ये माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। और जिस तरह से हम वास्तु शिल्प कला के जनक के रूप में भगवान विश्वकर्मा को जानते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने सत्ययुग में स्वर्ग का निर्माण किया, त्रेता युग में आकर के उन्होंने रावण की लंका बनाई। जो द्वारका है, ये नई दिल्ली का द्वारका नहीं बल्कि जो गुजरात का द्वारका है, उसके निर्माण का भी श्रेय उन्हें जाता है। और खासतौर पर कलयुग में इंद्रप्रस्थ, जहां पर इस वक्त हम बैठे हैं, कहा जाता है कि वो नगरी भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। तो आप समझें कि इंद्रप्रस्थ की नगरी में बैठ करके जो कि भगवान विश्वकर्मा ने बनाया, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जिसका वर्णन है। और द्वारका के साथ, भले ही नई दिल्ली का द्वारका हो, लेकिन उस द्वारका को भी गुजरात के द्वारिका के साथ अगर आप जोड़े तो वो भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया। और इस तमाम चीजों को जोड़ते हुए अगर आप देखें तो उनकी जयंती के अवसर पर ये यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किया जाना, जो कि देश के माइस टूरिज्म को भी एक नई दिशा में ले जाने का कार्य करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये माइलस्टोन आज के दिन का भारत के लिए और हमारे खासतौर पर जो माइस टूरिज्म है उसके लिए। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत जी, मेक इन इंडिया अब मीट इन इंडिया की तरफ हमें लेके जाता हुआ शायद हमारा फोकस होगा कि आइए हम लोग भारत में मिलें, भारत के बड़े बाजार का फायदा उठाएं और वहां पर अपने टेक्नोलॉजी, अपने सेवाओं और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें। शायद पूरी दुनिया को भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा जब वो यहां पर अपने कन्वेंशंस, अपने एग्जीबिशंस करते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर इस IICC में। जयंत कृष्णा जी। बिल्कुल अजय जी, मुझे लगता है आप बाकी चीजें छोड़ भी दीजिए। जो भारत इस समय जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुल्क उभरा है, सबसे ज्यादा लोग पॉपुलस कंट्री हमारा बना है, चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया है। और जो अगले कुछ सालों के प्रोजेक्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उसके हिसाब से 2027 तक चाइना की पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के आसपास और कम होगी। और उतने ही पीरियड में भारत की जो अभी है करीब 140 के आसपास, वो 7-8 करोड़ और बढ़ेगी। तो हमारा इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है और हमारा जिस तरह से पर कैपिटा GDP या पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, जैसे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेंथन हो रही है, तो परचेजिंग पावर हमारे लोगों में बहुत बढ़ेगी, ऑलरेडी है। तो ये एक जो इंडिया एक मार्केट है, ये कोई भी मल्टीनेशनल हो, किसी भी कंट्री से ऑपरेट करता हो, वो इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन और डिसेंट बहुत हाई पर कैपिटा इनकम ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छी खासी उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो आजकल लोग कहते हैं कि 4.5 से 5% GDP का हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू आता है कंट्री को, वो कोई वजह नहीं है कि अगर हम उसको एक युद्ध स्तर पे बढ़ा के चलें और हम अपना प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से 10% GDP का हमारा टूरिज्म के से आए और इसको एक मिशन मोड में करके चले, तो ये ये संभावना बहुत रखती है। और ये जाहिर सी बात है, जो यशोभूमि बना है या इससे पहले भारत मंडपम प्रगति मैदान में बन के तैयार हुआ था, ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक बहुत गैप हुआ करता था, वो एड्रेस होगा और कन्वेंशन टूरिज्म बढ़ेगी। और उसके साथ जो हेरिटेज टूरिज्म है, जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं, उसको भी हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म है। अभी G20 में हमने देखा कि किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी इंडिया ने यूज करी, अपनी सॉफ्ट पावर यूज करी, बिल्कुल सही बात, डेली डिक्लेरेशन को करने में। तो ये सब चीजें एक ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस लगता है कि कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक कल्चरल डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया तक ले जाने का एक बहुत बड़ा मौका था G20। और अब से थोड़ी देर पहले की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फुटवेयर जो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ प्रधानमंत्री बात करते हुए, भारत की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, चीन के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहें तो भारत का जो भारत में होता है फुटवेयर का, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में उतनी दखल नहीं रखते हैं। जितने हम फुटवेयर बनाते हैं वो भारत के 95% बाजार पे ही जाते हैं, यानी अपने देश में ही कंज्यूम करते हैं। अब जरूरत है इस बात की कि इन्हीं आर्टिसांस को
फिर से स्किलिंग किया जाए और ट्रेनिंग दी जाए उनको वर्ल्ड क्लास के नए स्टैंडर्ड्स बनाने का, नए प्रोडक्ट्स बनाने का और इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने का। स्पष्ट तौर पर कुछ लेदर के प्रोडक्ट्स भले ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें यह बताया गया है कि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज हमें ऑर्डर भी देती हैं तो भारतीय कंपनियों के पास उस क्वालिटी की, उस स्टैंडर्ड को मीट करने की कैपेसिटी नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट को कैटर कर पाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत सरकार अब स्टैंडर्डाइजेशन पर भी काम कर रही है। नए BIS स्टैंडर्ड बनाए गए हैं और आप देखिए कुछ नई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री की अभी हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर अनिल कुमार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये कई सारे जो पार्टनर्स हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं राजमिस्त्रीज के साथ बात करते हुए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। ये भी 18 स्किल्स में से काफी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि शिल्प के साथ जुड़ा हुआ, भवन निर्माण के साथ जुड़ा हुआ, फुटवेयर और राजमिस्त्री और जो मशीनरीज हैं उनके साथ लगातार इंटरेक्शन करते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि 18 ट्रेड एंड स्किल्स हैं जिस पर लगातार इसको शोकेस किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो परंपरागत हमारा हुनर है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे स्किलिंग किया जाए। प्रोफेसर अनिल कुमार, 15 पार्टनर्स हैं, NSDC, सिडबी, स्किल इंडिया, NSDL, NPCI, डिजी लॉकर, फिनमिन और कई सारे और भी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर के ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जो अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, लगता है कि इस प्रोग्राम को सफल जरूर बनाएगा। देखिए, अभी हम पिछले 5 सालों से कम देख रहे हैं कि जो भी योजना भारत सरकार बना रही है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में ही बना रही है। हमने गति शक्ति योजना को भी देखा, वो भी पूरा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रावधान था, और इस योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी था कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्किलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो MSME हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी। तो ही हम व्यापक रूप में जो हमारे शिल्पकार और कारीगर हैं, आज तकरीबन 50 लाख से ऊपर हैं पूरे देश में, उनको रीस्किलिंग करने की जरूरत थी। गैप था जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्किल के प्रोग्राम्स थे उसके थ्रू वो नहीं हो पा रहा था। तो इसके अंदर एक तो ये प्रावधान है, और दूसरा क्योंकि इसके अंदर वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है, तो इसके लिए जरूरी था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है हमारा, स्मॉल सेक्टर को जो कवर करता है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए। और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक और पोर्टल के लिए जरूरी था कि इसमें इस तरह के डिपार्टमेंट भी एक तरफ एक हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। और साथ में इसमें एक प्रावधान और भी है, और वो है ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बिना हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आज एक्सपोर्ट मार्केट में बिना लेबलिंग के, बिना स्टैंडर्डाइजेशन के, बिना सर्टिफिकेशन के आप एक्सपोर्ट मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। तो इस योजना में ग्लोबल सप्लाई चेन से हम कैसे जुड़ें, और जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के अंदर, आर्टिजन्स के अंदर रहा है, उसको हम कैसे फुल्ली एक्सप्लॉइट करें, इसका इसके अंदर प्रावधान है। अभी चमड़े उद्योग की बात की, उसके अंदर आगरा में बहुत बड़ा इसका एक इंडस्ट्री है, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें कहीं ना कहीं हमें बदलते परिवेश में उनको रीस्किलिंग की जरूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये जो योजना आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, उससे जो बहुत बड़ा गैप था वो पूरा हो जाएगा। आज भवन निर्माण में जो कारीगर लगे हुए हैं, आज भवन निर्माण की जो टेक्निक्स हैं वो बदल रही हैं। तो क्या कारीगरों को बदलती हुई तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए? अगर वो नहीं अपनाएंगे तो वो आइसोलेट हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं विकास की धारा से भी अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब तो ग्रीन बिल्डिंग्स का जमाना है, और कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते हैं उस पर फोकस है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाते हैं उस पर फोकस है। शैलेंद्र मिश्र, क्या कुछ खबर है आपके पास स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? शायद हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारे परंपरागत हुनर हैं उनको एक फिर से जीवन मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकेगा। खासतौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो फोकस कर रही है सरकार, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है आज। अजय, निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से एक बहुत बड़ा लाभ शिल्पकारों को, दस्तकारों को और जो कारीगरों को है उनको मिलेगा। और भविष्य में हम जानते हैं कि जो 18 विधाओं में काम करने वालों को इसमें जोड़ा गया है, इसमें और भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको जोड़ा जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो शिल्पकार हैं या फिर जूता बनाने वाले हैं या सुनार है या फिर जो राजमिस्त्री हैं
या टेलरिंग का काम करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। जी जी। तो दरअसल चुनौती ये थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता था, इनकी स्किलिंग रिस्किलिंग नहीं होती थी। परंपरागत तौर पर अपने पिता से या अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम सीखते थे, स्थानीय बाजारों में जो उत्पाद है उनकी आपूर्ति करते थे। लेकिन जब भारत बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को भी उस बाजार से जोड़ा जाए और इनके पास वो पर्याप्त स्किल हो, वो टूल किट हो, जो साजो सामान जिसे कहते हैं, आधुनिक मशीनें हो। तो इसके लिए चुनौती है कि पहली बात उन्हें जानकारी हो कि कहां से ये मिल सकता है, दूसरी बात उन्हें जो वित्तीय चलिए, ये मदद जो है वो प्रोडक्ट्स कैसे हम लोग हो। देख पा रहे हैं अभी तस्वीरों में, वो शायद एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी काफी हमें दिखाई दे रहे हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और हमें याद आता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात बहुत पहले प्रधानमंत्री ने की थी और वो स्पष्ट दिख रहा है कि उस पर भी एक बड़ा फोकस है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो आईआईसीसी की या फिर उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करने की, जिस पर हम लोग अभी ट्रेनिंग पर फोकस करने जा रहे हैं। अजय देखिए, अगर हम भारत की जो समृद्ध परंपरा को देखें, जो तमाम कुटीर उद्योग थे या छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वो पर्यावरण एक तरह से उससे जुड़े हुए, पर्यावरण को नुकसान न हो ये समझते हुए अपने काम को करते थे। कुटीर उद्योग इस तरह से आगे बढ़ाया जाता था और उनकी स्किलिंग इस हिसाब से हो कि वो अपने काम को भी आगे बढ़ा सके। तो आप देखें, इस वक्त कुम्हार चाक बनाने वाले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के तमाम खिलौने, साजो सामान बनाए जाते हैं। तो वो अपने आप में दिखाता है कि हम कैसे इसमें देश में लाखों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। इसी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में कर्नाटक से जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं चन्नीपट्टनम, वहाँ कारीगर आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश से जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं उनके कारीगर आए हुए हैं। हम जानते हैं कि लकड़ी के खिलौनों पे जो कलर वो चढ़ाया जाता है वो बिल्कुल हर्बल है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखते हैं कि इस तरह से। जयंत कृष्णा जी, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे की जाए? क्या हम जैसे मेक इन इंडिया पर फोकस कर पाए, अब हम मीट इन इंडिया पर फोकस कर सकते हैं क्या? कैसे हम अपने एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन, जिस पर हम लगातार से काम करते आ रहे हैं, दुनिया भले ही अभी सर्कुलर इकोनॉमी की बात करती हो, मिट्टी के बर्तनों में हम सर्कुलर इकोनॉमी सदियों पुरानी हमारी है, हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं सर। जी, मुझे लगता है कि अजय जी, ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जैसे ये स्कीम एक्सपैंड होगी और फर्दर रिफाइनमेंट्स में आएंगे, इसमें मार्केट कनेक्ट भी, क्योंकि जब डेटा हम कैप्चर कर लेंगे उससे मार्केट कनेक्ट होगा। बट मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहता हूं। जी जी। जो प्रधानमंत्री अभी आपने देखा कि पॉटर से मिल रहे हैं या टेलर से मिल रहे हैं, शू मेकर से मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर से मिल रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा, भला वो सिंबलिज्म हो लेकिन एक बहुत अच्छा जेस्चर है। क्योंकि जो हमारे यहाँ इस तरह के जो ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं, इनको अभी भी मुल्क में इतना जबरदस्त उनके पास हुनर है, लेकिन फिर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनको जो एक इज्जत समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ एंगेज कर रहा है, इनसे बातें कर रहा है, इनकी कार्य की परंपरा को समझ रहा है, इनकी समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और स्किल्स को, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने की दिशा में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, वरना बहुत कोई भी एक सरसरी निगाह पे क्या होता है कि आप एग्जीबिशंस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ले जाएंगे जल्दी से, कोई एंगेजमेंट नहीं होता। लेकिन ही इज एंगेजिंग विद दीज आर्टिजन्स विच इज वेरी गुड। और ये इस तरह के अगर हमारे सीनियर लोग और ज्यादा वेल टू डू लोग, वेल प्लेस्ड लोग इस तरह से इन आर्टिजन्स के साथ एंगेज करेंगे तो ये ट्रेडिशनल स्किल्स को और एस्पिरेशनल बनाएगा। इनके जो काम करने के तरीके हैं उनको और आगे ले जाएगा, इनको मार्केट दिलाएगा और यंग जो यूथ हैं वो कनेक्ट करेंगे। हमारी जो कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली सारे हैंडलूम, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को हम कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री के रूप में भी देख सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा इनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही सस्टेनेबल होता है। तो ये सब चीजों को हमें मार्केट अगर हम ढंग से करें तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल स्किल्स और वीव्स और प्रोडक्ट्स नहीं होते, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। और मैं तो बहुत आशावान हूं इन सब चीजों को देख के और स्किल्स को एस्पिरेशनल, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने की दिशा में ये बहुत ही बड़ा कदम होगा।
प्रोफेसर अनिल कुमार, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करते हैं किसी भी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, तो जब तक आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं करते हैं तो भारत जैसे बड़े देश में उनको फिर से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अप्रोच दिखाई दिया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कि हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को, ये कितना इंपॉर्टेंट है और हम क्या उम्मीद करें आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद इस योजना को लेकर के जब ये एक तरह से अपने नेक्स्ट फेज में जाएगी? तो देखिए, बदलते हुए परिवेश में ये जरूरी है कि जो भी हम योजना के बारे में सोचें और जो हम बनाएं और लागू करें वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसमें अगर कोई भी एस्पेक्ट्स, किसी भी अगर हम पहलू को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो योजना कारगर नहीं हो सकती है। अब इस योजना के अंदर जो मल्टी इंस्टीट्यूशंस है उनको इन्वॉल्व किए बिना हम इस स्कीम को कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना सकते थे। अब लोन देने की बात है, सॉफ्ट लोन देने की बात है, उसके लिए वित्तीय सहायता के लिए भी हमें एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ना उसके अंदर जरूरी था। स्किलिंग की बात है, स्किलिंग के अंदर भी हमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को और जो हमारे कॉरपोरेशन बनी है उसको भी जोड़ना जरूरी था। और उसके साथ अगर हमें इसको सप्लाई चेन से जोड़ना है तो उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग असिस्टेंस, स्टैंडर्डाइजेशन और एक पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए हमें डिजिटल मशीनरी का भी इस्तेमाल था। तो हमने सभी जितने भी इस योजना में जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सरकारी तंत्र है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश की है। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्द ही इसका असर हमें 1-2 साल में देखने को मिल जाएगा, जब हम काफी कारीगरों को रीस्किलिंग कर सकेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकेंगे, तो हम देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट्स न केवल भारत में बल्कि वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे और वो ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़ भी जाएंगे। आज अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, पारंपरिक जो हमारी कलाएं हैं, वो तकरीबन खत्म होने के कगार पर खड़ी थी। तो ये को लगता है कि इट वाज द नीड ऑफ द आवर दैट दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में बताइए। स्टूडियो में बैठ करके उतना अंदाज नहीं हम लगा पाते कि वहां पर हलचल क्या है। जमीन से थोड़ा सा कुछ तस्वीरों को अपने शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि अब क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और कैसे वहां पर लोग